सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं यूपीएससी 2024 प्रीलिम्स का पेपर। और ये पेपर बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार का जो पेपर है वो एक मीडियम लेवल का पेपर आप कह सकते हो। क्योंकि इस बार उम्मीद है कट ऑफ 100 से ऊपर जाने की संभावना ऐसी बताई जा रही है। वो तो आने वाला टाइम बताएगा, यूपीएससी बताएगा, लेकिन अभी एक्सपेक्टेशन लोग ऐसी कर रहे हैं बिकॉज कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़ा लूज क्वेश्चन आए हैं, इसलिए कैंडिडेट ऐसी पॉसिबिलिटी जता रहे हैं। वो देखेंगे आने वाले कल में कट ऑफ क्या होगा, अभी एनालिसिस हम लोग करेंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ ये पेपर का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है और डेफिनेटली आप किसी और एग्जाम की भी यदि तैयारी कर रहे हो तो इस पेपर को ज़रूर देख के जाएं, बिकॉज ये पेपर अपने आप में कंप्लीट सिलेबस को रिवाइज करने की ताकत रखता है। बिकॉज इतना इंपॉर्टेंट पेपर है, बिकॉज इसमें जितने भी आपके सिलेबस के जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं उसको टच कर लिया गया है। इसलिए आप इस पेपर को ज़रूर प्रॉपर तरीके से देख के जाएं, आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो आइए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट देता है साहिल क्षेत्र में अस्थिरता और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति विद्यमान है। पहली बात, साहिल रीजन है कौन सा? देखो, ये अफ्रीका है। अफ्रीका में जो ये सहारा डेजर्ट के नीचे का क्षेत्र है इसी को हम बोलते हैं साहिल क्षेत्र। इसमें इरिट्रिया, सूडान, चाड, नाइजर, माली, बुर्किना फासो, सेनेगल, मोरितानिया, इस तरह की कंट्रीज आती हैं। इसमें प्रेजेंट टाइम में सूडान में भी काफ़ी डिस्प्यूट बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो सेंट्रल फोर्सेज है और वहाँ के पैरामिलिट्री फोर्सेज है उसमें प्रॉपर तरीके से फाइट हो गई थी। यहाँ पर आप देखो माली में भी समस्या बनी है, बुर्किना फासो में बनी हुई है। तो डेफिनेटली साहेल का जो रीजन है वहाँ पर काफ़ी सारी समस्याएं बनी हुई हैं। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही है। लिखता है देयर इज इंस्टेबिलिटी एंड वर्सनिंग सिक्योरिटी सिचुएशन इन द साहेल रीजन। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर सही माना जाएगा। ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है हाल ही में साहेल क्षेत्र के कई देशों में सैन्य कब्जा तख्ता पलट हुआ है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, मतलब यहाँ पे कथन एक और कथन दो दोनों सही हैं, तथा कथन दो कथन एक की व्याख्या करता है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही माने जाएंगे। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पे सही ऑप्शन होगा आपका ए। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पे लिखा हुआ है भारत संयुक्त राज्य अमेरिका से सेब आयात नहीं करता। देखो यहां पे ये स्टेटमेंट गलत है। इस तरह के स्टेटमेंट यूजुअली गलत ही होते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है भारत में विधि के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना आनुवांशिक रूप से रूपांतरित खाद्य फूड की आयात पर प्रतिषेध है। देखो इसको इंग्लिश में थोड़ी पढ़ लो, इंग्लिश में थोड़ी ज्यादा आपके समझ में आ सकता है। लिखता है इंडिया डज नॉट इंपोर्ट एप्पल्स फ्रॉम यूएसए। तो ये स्टेटमेंट तो यहाँ पे डेफिनेटली गलत है। सेकेंड बोलता है इन इंडिया द लॉ प्रोहिबिट्स द इंपोर्ट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड विदाउट द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है। मतलब यहाँ पे सही ऑप्शन जाएगा आपका डी ऑप्शन। डी ऑप्शन क्या बोलता है? डी ऑप्शन बोलता है कि कथन एक तो गलत है लेकिन कथन दो इसमें सही है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। मतलब सेकेंड स्टेटमेंट यहां पे सही है लेकिन पहला स्टेटमेंट यहां पे गलत है। तो डी ऑप्शन इज राइट ओवर हियर। चलिए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंडियन पॉलिटी से पूछा गया और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा है लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, ओके पढ़ेंगे, जब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है। मतलब लोकसभा स्पीकर को हटाने का कोई रेजोल्यूशन हमने लाया है, कहां पे? लोकसभा में। तो उस कंडीशन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज होंगी इसके बारे में यहां पे डिस्कस किया गया है। पहला स्टेटमेंट है वह पीठासीन नहीं होगा, मतलब वह प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं होगा। तो बिल्कुल सही बात है, यदि आपको हटाने का ही बिल लाया गया है, रेजोल्यूशन लाया गया है, तो आप कैसे प्रिजाइडिंग ऑफिसर बन सकते हो? तो ये पहला स्टेटमेंट सही है। सेकेंड बोलता है उसे बोलने का अधिकार नहीं होगा। देखो राइट टू स्पीक बिल्कुल होगा, बिल्कुल सही बात है, बोलने का अधिकार होगा। तो ये स्टेटमेंट मतलब सेकेंड स्टेटमेंट यहां पे गलत दिया हुआ है। तीसरा बोलता है वह संकल्प पर प्रथमतः मत देने का हकदार नहीं होगा। देखो रेजोल्यूशन लाया गया है लोकसभा के द्वारा और लोकसभा स्पीकर ऑलरेडी लोकसभा का मेंबर होता है, तो उसको ऑब्वियस बात है वोट डालने का अधिकार होगा। तो इसमें ये स्टेटमेंट गलत है। राज्यसभा के मामले में वहां का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं,
वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते, तो उनका केस एक अलग केस है। लेकिन लोकसभा के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, मतलब लोकसभा अध्यक्ष हैं, वो लोकसभा के बाय डिफॉल्ट मेंबर भी होते हैं। तो यहां पे सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट सही है, मतलब केवल ए ऑप्शन इसमें सही माना जाएगा। ठीक है, चलो चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन है, भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखो, भारतीय संसद के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। लिखा है, लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके विघटन हो जाने पर व्यपगत हो जाता है। देखो, इंग्लिश से पढ़ते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसको मैंने बल्कि क्लास में कई बार डिस्कस भी किया है। इंडियन पार्लियामेंट के कॉन्टेक्स्ट में लिखा है, ए बिल पेंडिंग इन द लोकसभा, ए बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेस ऑन इट्स डिसोल्यूशन। देखो, समझना है, लोकसभा में दो प्रकार के बिल पेंडिंग हो सकते हैं। पहली बात, यदि लोकसभा में ही इनिशिएट किए गए हैं, है ना, और लोकसभा में पेंडिंग है, तो लोकसभा डिसॉल्व हुई, बिल लैप्स हो गया। ठीक है। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि राज्यसभा से इनिशिएट किया गया हो, राज्यसभा ने पास कर दिया, लोकसभा में ट्रांसफर किया गया है। ऐसे बिल भी यहां पर यदि लोकसभा डिसॉल्व होती है तो लैप्स जाते हैं। तो दोनों ही कंडीशन में यहां पे बिल लैप्स होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट यहां पे बिल्कुल सही है, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज कंप्लीटली राइट ओवर हियर। अब देखो, दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक लोकसभा के विघटन हो जाने पर व्यपगत हो जाता है। अब देखो, यहां पर डिस्प्यूट रेज होता है। क्या? देखो, समझने वाली बात है कि लोकसभा ने पारित कर दिया और राज्यसभा में लंबित है, उसी दरमियान लोकसभा विघटित हो गई, मतलब लोकसभा भंग हो गई। तो मान लो जो नई लोकसभा आएगी उसमें, लोकसभा में तो लोकसभा लोअर हाउस है और हो सकता है नई पार्टी मेजॉरिटी में आ जाए। तो ऐसी कंडीशन में जो पुरानी लोकसभा ने जो बिल पास किया है उस बिल को कंसीडर नहीं किया जाएगा, मतलब यहां पर ये बिल भी लैप्स जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी यहां पे बिल्कुल सही है कि पुरानी लोकसभा ने कोई बिल पारित किया है और राज्यसभा में लंबित है और नई लोकसभा फिर आई, तो वो पुराना वाला जो बिल है वो यहां पर लैप्स जाएगा। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। बल्कि यहां पे कई सारे प्रोविजन और भी लिखे हुए मैं आपको दिखाता हूं। जैसे पहला स्टेटमेंट हमने पहले डिस्कस कर लिया, ए बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेस, चाहे वो लोकसभा से ओरिजिनेट हो रहा हो चाहे राज्यसभा से ट्रांसफर किया गया हो। दूसरा, ये बिल पास्ड बाय द लोकसभा बट पेंडिंग इन द राज्यसभा, ये भी लैप्स जाता है। दूसरा स्टेटमेंट आपका ये हो गया। तीसरा, ये बिल नॉट पास्ड बाय द टू हाउसेस ड्यू टू डिसएग्रीमेंट, एक बिल को दोनों हाउसेस ने पास नहीं किया है और साथ में प्रेसिडेंट ने नोटिफाई कर दिया कि भैया हम ज्वाइंट सिटिंग करवाएंगे, ऐसे बिल लैप्स नहीं होते। तो यही आपका यहां पे तीसरा स्टेटमेंट बोलता है, कोई विधेयक जिसके संबंध में भारत के राष्ट्रपति ने सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने के अपने आशय की सूचना दे दी है, लोकसभा का विघटन हो जाने पर व्यपगत हो जाता है। तो यहां पे ये गलत स्टेटमेंट है। चूंकि राष्ट्रपति ने ज्वाइंट सिटिंग बुला ली है तो ऐसे बिल लैप्स नहीं होते हैं। तो यहां पे समझना जरूरी है कि पहला और दूसरा तो सही है, लेकिन तीसरा स्टेटमेंट यहां पे गलत है। तो यहां पे सही ऑप्शन क्या होगा? 1 और 2। ठीक है, तो यहां पर इस चीज को विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा, पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा स्टेटमेंट यहां पे गलत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1 और 2। चले आगे, चलो चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में। भारत के संसद के संदर्भ में ये विचार दिए हुए हैं आपके सामने। आइए पहला स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी सदन के सत्रावसान के लिए मंत्रिपरिषद के परामर्श की आवश्यकता नहीं है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा, देखो इस चीज को समझना जरूरी है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो भी फैसले लिए जाते हैं इस तरह के, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की रिकमेंडेशन के बाद ही लिए जाते हैं। मतलब राष्ट्रपति जो काम भी करते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे करते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, दिस इज नॉट राइट। सेकेंड है सत्रावसान। देखो इंग्लिश में भी टर्म पढ़ लो, बिकॉज हिंदी और इंग्लिश माध्यम के जो हमारे फ्रेंड्स हैं उनको थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। देखो यहाँ पे लिखा है प्रोरोगेशन ऑफ ए हाउस। प्रोरोगेशन का मतलब है सत्रावसान, सत्र के अवसान की घोषणा करना। ऑफ ए हाउस बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट रिक्वायर द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस के बिना तो कुछ होता नहीं है। ये स्टेटमेंट इसलिए यहाँ पे गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है, सदन का सत्रावसान सामान्यतः सदन के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के पश्चात किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। प्रोरोगेशन की जो घोषणा है वो आमतौर पर अनिश्चित काल के लिए स्थगन, मतलब
एडजर्नमेंट साइन डाई उसके होने के बाद ही घोषित किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। और याद रहे एडजर्नमेंट साइन डाई का जो ऑर्डर है वो कौन देता है, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के द्वारा दिया जाता है। और सत्रावसान की घोषणा कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। लेकिन साथ में स्टेटमेंट लिखा है किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा उस सदन का सत्रावसान करने पर कोई वर्जन नहीं है जो सत्र में है। मतलब जो सेशन में जो हाउस है उसका भी सत्रावसान घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास में है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया हुआ है। आपकी लक्ष्मीकांत ने बिल्कुल एज इट इज सेंटेंस लिखा हुआ है। लिखा है प्रोरोगेशन ऑफ ए हाउस इज जनरली डन आफ्टर द हाउस इज एडजर्न साइन डाई बट देयर इज नो बार टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रोरोगिंग द हाउस विच इज इन सेशन। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट बोलता है लोकसभा का विघटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर मंत्रिपरिषद के परामर्श से किया जाता है। इस स्टेटमेंट की यदि हम बात करें, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो यहां पर 2 और 3 यहां पे सही माने जाएंगे, है ना। तो 2 and 3 राइट ओवर हियर। तो यहां पे 5वें का सी ऑप्शन यहां पे सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। लेट्स मूव फॉर 6 क्वेश्चन। स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला कथन बोलता है हाल ही में यूरोपीय संसद ने द नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट को मंजूरी दी है। देखिए द नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट को मंजूरी दी गई है और ये बेहद इंपॉर्टेंट है बिकॉज कार्बन जो है एमिशन को हम नेट जीरो करना चाहते हैं, इसको मंजूरी यहां पे दी गई है। लेकिन सेकेंड स्टेटमेंट को आप ध्यान से पढ़िए। लिखता है यूरोपीय संघ वर्ष 2040 तक कार्बन तटस्थता प्राप्त करने का आशय रखता है। मतलब कार्बन न्यूट्रलिटी चाहता है और इसलिए उसका लक्ष्य उस समय तक अपनी सभी स्वच्छ प्रौद्योगिकी विकसित करना है। तो 2040 से जो लिखा हुआ है ये गलत लिखा है, 2050 तक के लिए था। तो ये स्टेटमेंट यहां पे गलत हो जाएगा। तो पहला सही है, सेकेंड गलत है। तो कौन सा हो जाएगा फिर यहां पे, सी ऑप्शन यहां पे राइट माना जाएगा। तो इंग्लिश वाला भी जल्दी देख लेते हैं हम लोग। लिखता है कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट द यूरोपियन पार्लियामेंट अप्रूव्ड द नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट रिसेंटली। सही लिखा हुआ है। सेकेंड स्टेटमेंट यहां पे गलत है, 2040 की बजाय कब तक होगा, 2050 तक होगा। तो यहां पे सी ऑप्शन यहां पे सही होगा। ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट ओवर हियर। ठीक है, सॉरी। लेट्स गेट द नेक्स्ट क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन आपके सामने, ये एक प्रकार से कह सकते हो आप इंटरनेशनल रिलेशन का है ना। हाल ही में वेनेजुएला अपने आर्थिक संकट से तेजी से उबरने में सफल हुआ है और अपने लोगों को दूसरे देशों में पलायन करने से रोकने में सफल हुआ है। देखो यहां पे एज ऑफ नो वेनेजुएला में काफी सारी समस्याएं हुई है, इकोनॉमिक क्राइसिस से झेल रहा है इस समय। तो डेफिनेटली वो एक बड़ी समस्या से गुजर रहा है। वेनेजुएला कहां पे है, वेनेजुएला की बात करें तो लेट मी शो द मैप। ये है आपका वेनेजुएला जो कि साउथ अमेरिका में है। ये की कैपिटल कारकस है ना। तो यहां पे इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है। तो ये बिल सही है, लेकिन दूसरे देशों में पलायन को रोकने में सफल नहीं हुआ है। ये इस तरह के स्टेटमेंट आमतौर पे गलत ही होते हैं। तो यहां पे पहला स्टेटमेंट यहां पे गलत है क्योंकि अभी भी प्रवास हो रहा है, वहां पे इकोनॉमिक क्राइसिस अभी भी चल रही है। सेकेंड स्टेटमेंट है वेनेजुएला के पास विश्व के सबसे बड़े तेल भंडार है। ये स्टेटमेंट यहां पर बिल्कुल सही है कि वेनेजुएला के पास विश्व के सबसे बड़े तेल भंडार है। तो दूसरा स्टेटमेंट यहां पे बिल्कुल सही है। मतलब यहां पे कथन 1 जो है वो गलत है और कथन 2 सही है। मतलब डी ऑप्शन यहां पे सही माना जाएगा। ऑलराइट, तो यहां पे सी 7th का कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन यहां पे सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में, 8th क्वेश्चन में। 8वां क्वेश्चन है डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण, इसको इंग्लिश में हम यदि हम बात करें इसे बोलेंगे डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। इसमें स्टेटमेंट दिए हुए हैं, कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे सही होंगे जरा इसके बारे में एक नज़र डालते हैं। तो पहला स्टेटमेंट बोलता है इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए केंद्र सरकार 100% वित्त पोषण करती है। मतलब जहां पे 100% केंद्र सरकार देती है उसे हम बोलते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है। और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में केंद्र सरकार कुछ परसेंटेज देती है, मान लो 60% केंद्र सरकार दे रही है, 40% राज्य सरकार दे रही है, लेकिन यहाँ पे ये कंप्लीटली एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है डिजिटल इंडिया भू अभिलेख आधुनिकीकरण। तो पहला स्टेटमेंट सही है। सेकेंड बोलता है इस योजना के अंतर्गत भू संपत्ति मतलब कैडेस्ट्रल मानचित्र डिजिटलीकृत किए जाते हैं। ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे बिल्कुल सही है। सेकेंड भी
भी यहाँ पे सही माना जाएगा। तो 8वें का फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है। अब तीसरा बोलता है स्थानीय भाषा में उपलब्ध अधिकार और अभिलेखों को भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी भाषा में लिप्यंतरित करने की पहल की गई है। तो ये लिप्यंतरित करने की जो पहल है इसका प्रोविज़न वैसे मिलता नहीं है प्रॉपर तरीके से कि यहाँ पे हर एक लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, ऐसा प्रोविज़न मिलता नहीं है। क्योंकि अभी अभी आप सर्च करोगे यहाँ वहाँ गूगल में तो ये चीज़ें आपको नहीं मिलेगी, लेकिन ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि ये स्टेटमेंट भी सही हो सकता है। लेकिन हम लोग जाएंगे 1 और 2 के साथ में, मतलब यहाँ पे ए ऑप्शन सही होने की संभावना है। आप लोगों के जो ओपिनियन है आप लोग भी नीचे कमेंट कर बताइए कि आप लोगों के हिसाब से इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। मेरे हिसाब से क्योंकि मुझे केवल 1 और 2 मिले ऑप्शन सर्च करने पर, इसलिए मैं 1 और 2 के साथ में जाऊंगा। नाउ 9th क्वेश्चन में चलते हैं। लेट्स गो फॉर 9th क्वेश्चन। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान काफी महत्वपूर्ण स्कीम है। स्कीम्स के बारे में काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, इसमें एक स्टेटमेंट दिए, इसको जरा समझने का प्रयास करते हैं। पहला स्टेटमेंट दिया आता है यह योजना किसी भी सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में गर्भावस्था की दूसरी और तीसरी तिमाही मतलब सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में महिलाओं को प्रसव पूर्व चिकित्सा देखभाल सेवाओं के लिए न्यूनतम पैकेज और प्रसवोत्तर 6 महीने की स्वास्थ्य चिकित्सा देखभाल सेवा गारंटी प्रदान करता है। देखो यहाँ पे प्रसवोत्तर 6 महीने की स्वास्थ्य चिकित्सा गारंटी की बात बिल्कुल नहीं करता है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं माना जाएगा सही, तो ये स्टेटमेंट गलत माना जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है इस योजना के अंतर्गत कुछ विशेषताओं वाले निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य देखभाल हेतु प्रदाता स्वेच्छा से नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर है उसको भी इनवाइट किया गया था, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। मतलब पहला गलत है, सेकंड सही है, तो यहाँ पे क्या होगा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही होना चाहिए। तो यहाँ पे 9th का बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। काफी महत्वपूर्ण स्कीम है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। इंग्लिश में भी जल्दी से देख लेते हैं एक बार। This scheme guarantees a minimum package of antenatal care services to women in their second and third trimester of pregnancy and 6 months post-delivery health care services in any government health facility। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। सेकेंड है अंडर दिस स्कीम प्राइवेट सेक्टर हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑफ सर्टेन स्पेशलिटीज कैन वॉलंटियर टू प्रोवाइड सर्विसेज एट नियर बाई गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, तो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन होगा बी। ऑलराइट, चलिए चलते हैं 10th क्वेश्चन में। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, इसे बोलते हैं PMSYM योजना के अंतर्गत इसमें से कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट दिया गया है इस योजना में नामांकन के लिए प्रवेश आयु वर्ग 21 से 40 वर्ष है। देखो पहला ही सेंटेंस इसमें गलत है, बेसिकली ये है 18 से 40 वर्ष। तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष के जो आयु वर्ग के लोग हैं वो इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। अब देखिए यहाँ पे आप एलिमिनेट भी करोगे तो यहाँ पे पहला आप एलिमिनेट कर दोगे तो बी और सी, मतलब पहला ये चला गया और डी चला गया, तो बी और सी में कोई एक होगा, है ना। नाउ अगला स्टेटमेंट यहाँ पे बोलता है इस लाभार्थी द्वारा आयु विशिष्ट अंशदान किया जाएगा, है ना। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे देखा जाए तो ये सही है, दिस इज राइट वन ओवर हियर। ऑलराइट, अगला है यहाँ पे इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्राहक मतलब सब्सक्राइबर को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3,000 रुपये प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन प्राप्त होगी। ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है। चौथा लिखता है पारिवारिक पेंशन पति पत्नी और अविवाहित पुत्रियों पर लागू होगी। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे कोई मतलब नहीं रखता है। सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, मतलब बी ऑप्शन यहाँ पे सही माना जाएगा, है ना। चलिए 11th क्वेश्चन में चलते हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम बहुत ही चर्चा में अधिनियम रहा है, बड़ा ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी होगा। 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण देने की बात करता है। तो इसके बारे में आइए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट लिखा है यह उपबंध 18वीं लोकसभा से प्रभावी होगा। देखो हमारी जो वर्तमान लोकसभा है वो 18वीं लोकसभा शुरू हो चुकी है, तो इसके लिए नहीं है बल्कि 19वीं लोकसभा के लिए है, 19th लोकसभा से प्रभावी होगी। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत दिया हुआ है।
सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है अधिनियम बनने के बाद यह 15 वर्षों के लिए प्रवर्तन में रहेगा। ये स्टेटमेंट यहां पर बिल्कुल सही है, सेकेंड स्टेटमेंट इज राइट ओवर हियर। थर्ड स्टेटमेंट बोलता है इसमें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित कोटे के भीतर अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण के उपबंध है। ये स्टेटमेंट सही है, मतलब यहां पर 2 और 3 सही है, तो सी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 106वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है अभ्यास मित्र शक्ति 2023। अभ्यास मित्र शक्ति 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। अब देखो अभ्यास, ये इस तरह के जो एक्सरसाइज होती हैं अक्सर पूछी जाती हैं। पहला स्टेटमेंट है ये भारत और बांग्लादेश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास है, तो ये बेसिकली यहां पे गलत है। भारत और श्रीलंका के बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास है, तो पहला स्टेटमेंट यहां पे गलत है। सेकेंड बोलता है इसका प्रारंभ औंध पुणे में हुआ है, तो देखा जाए तो ये स्टेटमेंट यहां पर सही है। तीसरा है आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान संयुक्त प्रतिक्रिया इस अभियान का एक लक्ष्य है, ये भी सही है। भारतीय वायुसेना इस अभ्यास का एक हिस्सा थी, ये भी सही है। तो यहां पर सेकेंड, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट यहां बिल्कुल सही है, लेकिन पहला स्टेटमेंट यहां पे गलत है, तो यहां पे सही ऑप्शन होगा आपका दैट इज डी, है ना। चलिए आगे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इंग्लिश मीडियम भी ले लेते हैं। पहला लिखता है प्रतिषेध रिट, मतलब प्रोहिबिशन रिट की बात की जा रही है, जो 5 रिट आप पढ़ते हो, है ना, आर्टिकल 32। उच्चतम न्यायालय, अब देखो उच्चतम न्यायालय का आर्टिकल 32 है, उच्च न्यायालय का आर्टिकल 226 है, ये तो आप जानते ही हैं। द्वारा किसी और किस प्रयोजन से जारी किया गया एक आदेश है, मतलब प्रतिषेध रिट कहां जारी किया जाता है, ये पूछा गया है बेसिकली आपसे एग्जाम में। पहला है किसी सरकारी अधिकारी को उसे किसी विशिष्ट कार्रवाई करने के प्रतिषेध से, देखो इसका इससे मतलब नहीं है। दूसरा है संसद विधानसभा को, इसका भी मतलब नहीं है। निचली अदालत, देखिए लोअर कोर्ट के लिए जारी किया जाता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। निचली अदालत को किसी मामले में कार्रवाई जारी रखने का प्रतिषेध करने के लिए, मतलब वहां पर प्रोहिबिट कर दिया जाता है। तो यहां पर आप देखना जो प्रोहिबिशन रिट होती है, रिट ऑफ प्रोहिबिशन की यदि हम बात करें तो ये किस लिए होता है, लोअर कोर्ट के लिए होता है। उसको प्रोहिबिट कर दिया जाता है कि आप जो प्रोसीडिंग है उसको आप इमीडिएटली आप प्रोहिबिट कर दें, मतलब रोक दें, है ना। तो ये है आपका 13वां, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसमें कौन सा स्टेटमेंट यहां पे सही है ये आपको बताना है। पहला लिखता है वह राज्य का राज्यपाल है, मतलब राज्य के राज्यपाल के लिए लिखा हुआ है, क्या लिखा है, जो राज्य के किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देता है और घोषित करता है। देखिए अनुसूचित जनजाति घोषित करने का अधिकार जो है वो राज्यपाल का नहीं होता, राज्यपाल रिकमेंडेशन जरूर देता है, लेकिन ये अधिकार बेसिकली किसके पास होता है, ये अधिकार होता है राष्ट्रपति के पास में। रिकमेंडेशन राज्यपाल की तरफ से जाती है, लेकिन ये जो अधिकार है वो किसका है, वो राष्ट्रपति का है। तो ये विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है, बिकॉज यहाँ पे ऐसी गलतियां हो जाती हैं। तो यहाँ पर अगला स्टेटमेंट है किसी राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किसी समुदाय के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दूसरे राज्य में भी ऐसा हो। ये स्टेटमेंट यहां पर बिल्कुल सही है। कई सारी कम्युनिटीज ऐसी होती हैं जो किसी एक राज्य में अनुसूचित जनजाति में आती हैं, शेड्यूल ट्राइब में, लेकिन दूसरे राज्य में नहीं आती। जैसे मीनाओं की बात करें तो मीना राजस्थान में शेड्यूल ट्राइब में आते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में ओबीसी में आते हैं, है ना। तो ये चीज़ आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, किसी एक स्टेट में वो कम्युनिटी एसटी में है, दूसरी स्टेट में, जैसे हमारे यहाँ कई सारी जगहों में ऐसा होता है कुछ विशेष कम्युनिटीज़ के लिए। जैसे यदि हम बात करें एक और कम्युनिटी होती है प्रजापति, प्रजापति की बात करें कुछ जगहों में शेड्यूल कास्ट में आते हैं, कुछ जगह ओबीसी में आते हैं, है ना। तो ये चीज़ें इस तरह से होती हैं कि कुछ विशेष जगहों में, जैसे जाट कम्युनिटी की बात करें, जाट कम्युनिटी आपके हरियाणा में जनरल कैटेगरी में आती है, राजस्थान में ओबीसी में आती है, मध्य प्रदेश में ओबीसी में आती है, बल्कि राजस्थान का जो भरतपुर है वहाँ पर जनरल में आती है ना। तो ये चीज़ें थोड़ी सी होती हैं इस तरह से। तो पहला स्टेटमेंट यहां पे गलत है, सेकंड यहां पे सही है, तो यहां पे केवल 2 यहां पे सही माना जाएगा। चलते हैं 15th क्वेश्चन में। केंद्रीय बजट मतलब यूनियन बजट की बात की जा रही है, यहां पे कौन सा कथन यहां पे सही है। अब केंद्रीय बजट की बात की जा रही है तो हम आर्टिकल 112 की बात कर रहे हैं, बड़ा ऑब्वियस सी बात है ना। तो पहला स्टेटमेंट है प्रधानमंत्री की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण रखते हैं। वार्षिक, देखो बजट वर्ड इस्तेमाल नहीं किया था क्वेश्चन में, उसे बोलते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण, है ना, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यहां पर लिखा प्रधानमंत्री की ओर से, देखो प्रधानमंत्री की ओर से नहीं जारी होता बल्कि ये राष्ट्रपति की ओर से होता है, राष्ट्रपति।
प्रेसिडेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो ये पहला स्टेटमेंट यहां पे गलत है, दिस इज रॉन्ग वन। सेकेंड बोलता है केंद्रीय यूनियन स्तर पर भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना अनुदानों की मांग नहीं की जा सकती। तो ये बेसिकली देखा है तो बिल्कुल सही है। तो यहां पर देखिए तो 15वें का जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है, लेकिन सेकेंड स्टेटमेंट यहां पे सही है। तो यहां पे इसका सही ऑप्शन होगा बी, मतलब केवल 2। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन द इंडिया वे और वाई भारत मैटर्स पुस्तकों के लेखक हैं? तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एस जयशंकर साहब हैं जो हमारे एज ऑफ नाउ फॉरेन मिनिस्टर हैं, पहले आईएफएस थे, और ऑब्वियस सी बात है ही इज वेरी इंटेलिजेंट डिप्लोमेट। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 17 क्वेश्चन है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, जरा इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहला है अर्जेंटीना के बारे में, सबसे खराब आर्थिक संकट। देखो ये अर्जेंटीना की बात करें तो अर्जेंटीना आर्थिक संकट से गुजर रहा है। इसमें देखा जाए तो ये स्टेटमेंट यहां पे सही है। दूसरा है सूडान, देश की नियमित सेना और अर्धसैनिक बलों के मध्य युद्ध है। ये पहले ही डिस्कस कर चुका हूं मैं, चूंकि सूडान जो भी हमारा क्षेत्र है अफ्रीका में, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था आप लोगों से। दिस रीजन कौन सा, साहेल रीजन, यहाँ पे काफ़ी सारी समस्याएं बनी है। सूडान भी इसी में आ रहा है। तो सूडान में ये समस्या बनी हुई है कि यहाँ पे जो नियमित सेना वहाँ की है और साथ में जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके बीच में युद्ध चल रहा है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा बोलता है टर्की के बारे में, नाटो की अपनी सदस्यता निरस्त कर दी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है और टर्की ऐसा करना भी नहीं चाहेगा। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पर देखें तो 2 युग्म यहाँ पे सही हैं, तीसरा वाला युग्म जो है वो गलत है। नाटो, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेल्जियम, ब्रुसेल्स में। और याद रखिए नाटो एक मिलिट्री अलायंस है, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। और यहाँ पर ये भी याद रखना, स्वीडन जो है अभी हाल ही में नाटो की मेंबरशिप इसको दी गई है। तो ये चीज़ें आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर इंटरनेशनल रिलेशन। 18वां क्वेश्चन चलते हैं। स्टेटमेंट आपके सामने दिए हुए हैं, ज़रा इंग्लिश मीडियम वाला भी मैं पेपर खोल लेता हूं जिससे आपको डिस्कस करने में आसानी होगी। कभी कुछ टर्म्स में दिक्कत जाती है कभी कभी। नाउ लुक एट दिस वन। देखिए यहां पे लिखा है सुमेड पाइपलाइन। सुमेड पाइपलाइन काफ़ी महत्वपूर्ण पाइपलाइन है, वैसे आपने हो सकता है थोड़ा कम सुना हो, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूरोप को जाने वाले फारस की खाड़ी के तेल और प्राकृतिक गैस नौभार के लिए एक रणनीतिक मार्ग है ना। तो पहला स्टेटमेंट यहां पे दिखाया सही है। सुमेड पाइपलाइन कहां पे है, जरा हम इसको देख लेते हैं। लेट मी शो दिस वन टू यू। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, थोड़ी सी यहां पे ब्लर इमेज आ गया है, बट एनीवे दैट्स फाइन। ये है सुमेड पाइपलाइन, लिखा हुआ है यहां पे। ये रीजन है अफ्रीका का, है ना। तो यहां से शुरू होता है, मतलब ये जो क्षेत्र है ये कौन सा है? मेडिटेरेनियन सी है। और फिर यहाँ पे कौन सा है? रेड सी। तो इनके बीच में है सुमेड पाइपलाइन। और यहाँ पे सुएज कैनाल आपको दिख रहे हुए, पोर्ट साइड से लेके सुएज तक। वैसे ही सुमेड पाइपलाइन एक काफ़ी महत्वपूर्ण अफ्रीकन पाइपलाइन आप कह सकते हो। दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट वन, है ना। तो ये जो पाइपलाइन है ये एक बड़े क्षेत्र को टच करती है ना। यहाँ पे इसके ऊपर ये आप देखोगे कायरो भी है ना, मिस्र का महत्वपूर्ण शहर। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे है, सुमेड पाइपलाइन यूरोप को जाने वाले फारस की खाड़ी। सुमेड पाइपलाइन इज ए स्ट्रेटेजिक रूट फॉर पर्सियन गल्फ ऑयल एंड नेचुरल गैस शिपमेंट टू यूरोप। तो ये स्टेटमेंट यहां पे पहला स्टेटमेंट सही है। सेकेंड स्टेटमेंट यहां पे बोलता है सुमेड पाइपलाइन लाल सागर को भूमध्य सागर जोड़ती है। ये स्टेटमेंट भी सही है। तो यहां पे दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो यहां पे दोनों सही हैं और कथन 2 कथन एक की व्याख्या भी करता है। तो 18वें का सही ऑप्शन क्या होगा? ए होगा, है ना। तो ए ऑप्शन इज राइट ओवर हियर। ठीक है, चलिए चलते हैं 19th क्वेश्चन में। लाल सागर के बारे में लिखा हुआ है कि लाल सागर में किसी भी रूप में बहुत कम वर्षण होता है। मतलब यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, मतलब प्रेसिपिटेशन मतलब रेन बहुत कम होती है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे प्रेसिपिटेशन कम होती है। और सेकंड बोलता है लाल सागर में नदियों से जल का प्रवेश नहीं होता। तो ये भी बिल्कुल सही है, ये सही माना जाएगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं। और इसके चलते यहाँ पे लाल सागर में जो सैलिनिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ये भी एक बड़ा रीज़न है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं। ठीक है, चलिए 20th क्वेश्चन में चलते हैं। लेट्स मूव ऑन फॉर 20th क्वेश्चन। जस्ट 1 सेकेंड। पर्यावरण संरक्षण एजेंसी, है ना,
पर्यावरण संरक्षण एजेंसी ईपीए की बात हम लोग कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की बात की जा रही है। तो यहां बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जनों का सबसे बड़ा स्रोत है। देखिए आपको पता होना चाहिए सल्फर डाइऑक्साइड या SO2 का एज ऑफ नाउ जो सबसे बड़ा उत्सर्जक है वो है जीवाश्म ईंधन, मतलब फोसिल फ्यूल्स की बात करें तो एज ऑफ नाउ सबसे ज़्यादा SO2 का प्रोडक्शन उन्हीं के द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही है। जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करने वाले विद्युत संयंत्र, मतलब जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनके द्वारा बड़ी मात्रा में जो जीवाश्म ईंधन है वहाँ पे, चूँकि स्पेशली कोल की बात करें, कोल के द्वारा बहुत सारा वहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड जनरेट हो रही है कोल की बनने के कारण। तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है, 20 का डी। ठीक है, 21 क्वेश्चन में चलते हैं। दिसंबर 2023 तक भारत सरकार द्वारा कितने परिसीमन आयोग को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं डीलिमिटेशन कमीशन, गठित किए गए हैं। अब यहां पे ऑप्शन दिए हुए आपके पास, तो यहां पे देखो लास्ट जो हुआ है वो 2002 में हुआ। कब हुआ है? 2002 में। और याद रखना कब तक के लिए फ्रीज किया आपने? 2026 तक के लिए। और 2026 में उम्मीद है कि शायद लोकसभा में सीटें बढ़ने की संभावना है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो यहां पे अभी तक कितने हो चुके हैं? अभी तक बेसिकली देखा जाए तो अब तक हो चुके हैं कितने? राइट नो 4 ऑलरेडी हो चुके हैं। पहला कब हुआ था? पहला हुआ था 1952 में। फिर कब हुआ? 1963 में। फिर 1973 में। फिर 2002 में हुआ। तो ऐसा आपने देखा जाए तो 4 बार परिसीमन हो चुका है, डिलिमिटेशन कमीशन बैठाया चुका है। और 2026 तक के लिए फ्रीज किया, लेकिन 2026 की बात फिर से होगा। तो ये 21 का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन कहोगे आप तो 4 बार परिसीमन हो चुका है। 22 क्वेश्चन में चलते हैं। संविधान का 71st अमेंडमेंट पूछा गया है। हालांकि काफी पुराना अमेंडमेंट पूछा गया है, 1952 का। इसके द्वारा निम्नलिखित में से किस भाषा को शामिल करने के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया है? अब 8वीं अनुसूची मतलब शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस की बात की जा रही है। अब देखो यहां पे ऐसे क्वेश्चन को एलिमिनेशन से आप कर सकते हो वैसे थोड़ा सा, बिकॉज देखो जो नई भाषाएं ऐड की गई थी वो थी 92nd अमेंडमेंट एक्ट से। जो रिसेंट में ऐड किया गया है वो 92nd अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था? 2003 में। तो 2003 में 4 भाषाएं जुड़ी थी, मैथिली, बोडो, डोंगरी और संथाली। तो यहां पे एक तो मैथिली यहां पे लिखी हुई है ना, एक मैथिली किसे ऐड की गई है? 92nd अमेंडमेंट एक्ट से। तो 92nd का मैथिली आप हटा दो तो बाकी जो है ये यहां पे सही हो जाता है। तो यहां पे इस क्वेश्चन में आपको सही इंफॉर्मेशन ना भी हो तो एलिमिनेशन से आप सही कर सकते हो, क्योंकि मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली के बारे में आप लोग ऑलरेडी पढ़ रखे हैं 92nd अमेंडमेंट एक्ट में, जो कि हाल ही का अमेंडमेंट है। बड़ा ऑब्वियस सी बात है। तो यहां पे बचता कौन है? फिर बाकी 3 बचते हैं। तो यहां पे 1, 2 एंड 3 ये सही होगा। बट मैथिली की बात करें तो 92nd अमेंडमेंट से जुड़ी गई थी। तो इस तरह से आप इसको एलिमिनेशन राउंड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 23rd क्वेश्चन में चलते हैं। यहां पे दल और उसके नेताओं के बारे में लिखा हुआ है, तो जरा इसको देखते हैं। लिखा है भारतीय जनसंघ। तो भारतीय जनसंघ की बात करें तो ये इसके नेता थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। पहला स्टेटमेंट सही है। अब देखो सोशलिस्ट पार्टी की बात की जाए तो यहां पे थोड़ा सा यहां पे मिस्टेक है। सोशलिस्ट पार्टी की बात करें तो सोशलिस्ट पार्टी का कौन था? सोशलिस्ट पार्टी की बात करें तो ये थे आचार्य नरेंद्र देव। तो यहां पे इनमें सोशलिस्ट पार्टी का जो नेता थे वो कौन थे? नरेंद्र देव, है ना। और स्वतंत्र पार्टी के थे श्री राजगोपालाचारी। तो ये ऊपर नीचे हो गया है। तो ये देखा है तो यहाँ पे सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन मिक्सअप हो गया है। बाकी थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के जगजीवन राम है। तो ये बेसिकली देखिए तो यहाँ पे पहला और तीसरा सही है। तो मतलब केवल 2 युग में इसमें सुमिलित हैं, बाकी 2 सुमिलित नहीं है। चलिए चलते हैं 24th क्वेश्चन में। देखिए फिर पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया। भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर देखना है कौन सा सही है। पहला है नगर पालिकाओं की शक्तियां संविधान के भाग 9 का में दी गई हैं। देखो 2 अमेंडमेंट है। 73rd अमेंडमेंट एक्ट ये पंचायतों की बात करता है, ग्रामीण पंचायत, है ना। और 74th अमेंडमेंट एक्ट ये किसकी बात करता है? अर्बन पंचायत की बात करता है। अब देखो यहां पे एक है रूरल, एक है अर्बन। तो 74th अमेंडमेंट नगर पालिकाओं के बारे में बात करेगा। तो यहां पे देखो जो ग्रामीण वाला है वो 9 में है, भाग 9 में।
और भाग 9 का मतलब 9A में है आपका कार्बन वाला, तो ये स्टेटमेंट यहाँ बिल्कुल सही है। सेकंड बोलता है आपात बंध, मतलब जो इमरजेंसी प्रोविजन है वो भाग 18 में दिए गए हैं, बिल्कुल सही बात है, भाग 18 में ही है। और संविधान के संशोधन आर्टिकल 368 वगैरह की बात करो तो ये किस में है, ये भाग 20 में दिए गए हैं, तो ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं, मतलब तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं। आपात बंध जो है आर्टिकल 356 है ना, ये आर्टिकल 352, ये सारे प्रोविजन आपको कहाँ मिलेंगे, आपको भाग 18 में मिलेंगे। और आर्टिकल 368 की बात करो, ये भाग 20 में मिलेंगे। तो ये विशेष तौर पे पहले भी पीएससी पूछा गया, हालांकि ये स्टेट पीसीएस के लिए बेस्ट क्वेश्चन है, स्टेट पीसीएस में आमतौर पे ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाते रहे हैं। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 1, 2 और 3 तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 25वां क्वेश्चन आपके सामने, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब देखो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट बोलता है अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य राज्य सूची के अधीन एक राज्य विषय। देखो अंतरराज्यीय जहां पे है तो राज्य का कैसे होगा, तो जहां जहां राज्य की बात करी गई है उसको आप सीधे के सीधे आप काट सकते हो। यहां पे तीसरा है अंतरराज्यीय संगरोध संघ सूची के अधीन एक संघ विषय है, तो ये संघ की बात करें तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। इसको बल्कि हम लोग इंग्लिश में भी एक बार रीड कर लेते हैं। लेट मी शो दिस वन टू यू। 25वां क्वेश्चन है, देखिए इंटर स्टेट क्वारंटीन इज अ यूनियन सब्जेक्ट अंडर द यूनियन लिस्ट, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, बाकी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, तो 25वें का सी ऑप्शन सही है। 26 क्वेश्चन में चलते हैं। 26 है, भारत के उच्चतम न्यायालय से ने निजता के अधिकार को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा है। निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी की बात की गई है। हालांकि क्वेश्चन भी कभी पूछा गया था, सीएपीएफ का जो एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चन लिखने के लिए आया था प्राइवेसी इज एन एलिटिस्ट आइडिया, हालांकि वो उसमें आपको निबंध लिखने के लिए आया था, लेकिन एनीवे यहाँ पे निजता के अधिकार की बात की जाए कौन से आर्टिकल में रखा गया है, तो ये कौन सा आर्टिकल है, ये आर्टिकल नंबर 21 है। इसे हम बोलते हैं प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। बहुत सारी चीज़ें जो आर्टिकल 21 के अंतर्गत है, सोने का अधिकार, इसी के अंतर्गत आपको लाउड स्पीकर जो है रात को 10 बजे के बाद बंद करा दिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आर्टिकल 21 के अंतर्गत कवर किए जाते हैं, मतलब काफ़ी सारे प्रोविजन इसके अंतर्गत कवर किए गए हैं आर्टिकल 21 के अंतर्गत। ठीक है, और इस चीज़ को विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है कि जो राइट टू प्राइवेसी है, उस समय जस्टिस कहर साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस हुआ करते थे, जस्टिस चंद्रचूड़ के द्वारा ये ऑथर लिखा गया था। बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, राइट टू प्राइवेसी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखिए, आर्टिकल 21 के अंतर्गत कवर किया गया है। क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं 27 क्वेश्चन में चलते हैं। लेट्स गो टू 27 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, दैट इज 27 क्वेश्चन। पूछा गया है सैन्य कार्य विभाग के प्रमुख के रूप में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सीडीएस की बात की जा रही है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के कर्तव्य कौन कौन से हैं। अब देखो यहां पे 3 स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट बोलता है चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के स्थायी अध्यक्ष, ऑलराइट, तो ये स्टेटमेंट देखा जाए तो ये स्टेटमेंट यहां पे सही है। दूसरा बोलता है तीनों सेवा प्रधानों पर सैन्य कमान का प्रयोग करना। देखिए ये चीज डिस्प्यूट में है, चूंकि तीनों सेवा प्रधानों पर सैन्य कमान का प्रयोग करने का अधिकार इनका ऑलरेडी काफ़ी डिस्प्यूटेबल रहा है, काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन इसमें हुआ है। चूंकि बाकी जो सैन्य जो कमान तीनों सेनाओं के अलग थल सेना प्रमुख हैं या जल सेना प्रमुख हैं या वायु सेना प्रमुख हैं, उन्होंने ऑलरेडी इसके बारे में काफ़ी कुछ डिस्कशन किया है। तो देखा जाए तो ये पॉइंट अभी डिस्प्यूट में है, इसमें हम कह नहीं सकते कि इसमें सैन्य कमान दिया गया, बिकॉज तीनों सेवा प्रधानों पर सैन्य कमान का प्रयोग करना मतलब बेसिकली चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यहाँ पे ऑर्डर प्रोड्यूस करेंगे, तो ऐसा बेसिकली है नहीं, चूंकि रैंक का यहाँ पे डिफरेंस नहीं किया गया। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये पॉइंट यहाँ पे डिस्प्यूट में आ सकता है। और तीसरा पॉइंट है सभी तीनों सेवाओं के विषयों पर रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे देखा जाए तो कोऑर्डिनेशन करने का उनका काम है, बट ऑर्डर प्लेस करने का जो काम है वो यहाँ पर डिस्प्यूट में है। तो ये सेकेंड वाले ऑप्शन के साथ मैं अभी नहीं जाऊंगा। तो 22 का मेरे हिसाब से 1 और 3 होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू मी इसका सही आंसर होना चाहिए डी, 1 और 3। लेकिन कुछ
ऑर्गेनाइजेशंस 1, 2 एंड 3 को भी रिकमेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे 1 एंड 3 हमारे हिसाब से सही होना चाहिए। आपके ओपिनियन क्या है, आप नीचे कमेंट करके बताएं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने सहित दूरस्थ क्षेत्रों में स्थानीय जन समुदाय के उत्थान के लिए सेना द्वारा संचालित अभियान को क्या कहा जाता है। अब देखिए, इसमें इंग्लिश वाला वर्जन भी थोड़ी देख लेते हैं जल्दी से। ऑपरेशन अंडरटेकन बाय द आर्मी टुवार्ड्स द अपलिफ्टमेंट ऑफ लोकल पॉपुलेशन इन रिमोट एरियाज टू इंक्लूड एड्रेसिंग ऑफ देयर बेसिक नीड्स इज कॉल्ड एज। तो क्या इसे बोलते हैं, कौन सा ऑपरेशन इसे बोलते हैं? दैट इज बेसिकली ऑपरेशन सद्भावना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 29वां क्वेश्चन, विश्व में किन्हीं दो देशों के मध्य सबसे लंबी सीमा निम्नलिखित में से किन के मध्य है? देखो, सबसे लंबी सीमा एज ऑफ नाउ दो ही कंट्री के बीच में है, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका। और इस रेखा को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं 49 डिग्री लाइन। 49 डिग्री बेसिकली ये एक लैटिट्यूड लाइन है और यही एज ऑफ नाउ कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में सबसे मध्य, इनके बीच में सबसे लंबी रेखा है। तो इसको आप याद रखें, ये तकरीबन 8891 किलोमीटर की है। देखिए कितनी लंबी है। तो ये है कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में ये लाइन। अगला आपके सामने है 30वां क्वेश्चन है, लोकसभा में आचार संहिता के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? देखो, ये जो कमेटी है यह भी हाल ही में काफी चर्चा में आई थी, बिकॉज तृणमूल कांग्रेस की एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, उनके ऊपर ये चार्ज लगाए गए थे कि वो पैसे लेकर क्वेश्चन पूछते हैं। उनका नाम आप लोग कमेंट कर बताना है। तो एथिक्स कमेटी के बारे में उस समय काफी चर्चा हुई थी, एथिक्स कमेटी ऑफ लोकसभा के बारे में। नाउ इसको पढ़ते हैं जरा, क्या बोलता है। पहला बोलता है, प्रारंभ में एक तदर्थ समिति थी। तो स्टार्टिंग में कैसी कमेटी थी? ये एडहॉक कमेटी थी। तो देखा, तो यहां पे ये स्टेटमेंट बेसिकली इसको हम सही बोलेंगे, स्टार्टिंग में एडहॉक कमेटी ही थी, है ना। तो पहला स्टेटमेंट यहां पे सही है। सेकेंड स्टेटमेंट यहां बोल रहा है, ओनली मेंबर ऑफ द लोकसभा कैन मेक ए कंप्लेंट रिलेटिंग टू अनएथिकल कंडक्ट ऑफ ए मेंबर ऑफ द लोकसभा। ओनली मेंबर ऑफ द लोकसभा, ओनली से मतलब नहीं है। इसमें देखा जाए तो यहां पर ये कंप्लेन तो कोई भी कर सकता है, बिकॉज किसी को भी यदि इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो ये स्टेटमेंट यहां पे गलत है। तीसरा बोलता है, दिस कमेटी कैन नॉट टेक अप एनी मैटर विच इज सब जुडिस। देखो, सब जुडिस का मतलब है कोई मामला ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा है। देखिए यहां पे आपको समझना है, सदन के अंदर की कार्यवाही का डिस्कशन कोर्ट में नहीं होता है और कोर्ट के अंदर की जो कार्रवाई का डिस्कशन सदन में नहीं होता। तो प्रकार सेपरेशन ऑफ पावर मेंटेन किया जाता है। तो देखा जाए तो यहां पर दिस कमेटी कैन नॉट टेक अप एनी मैटर विच इज सब जुडिस। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो पहला और तीसरा सही है, सेकंड ऑप्शन यहां पे गलत है। तो सी ऑप्शन यहां पे सही होगा। ठीक है, 31st क्वेश्चन में चलते हैं। 31st क्वेश्चन है, हु वाज द प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बिफोर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये क्वेश्चन देखा जाए तो इट्स क्वाइट इजी क्वेश्चन और ये है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये तो नाम आप लोगों ने खूब सुना होगा, खूब स्टडी किया हम लोगों ने संविधान सभा में। अगला आपके सामने है, विद रेफरेंस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 1935 के एक्ट के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। ओके, यहां पे हिंदी मीडियम वाला तो क्वेश्चन हमने लिया ही नहीं, सॉरी फॉर दैट। 30th का क्वेश्चन है, 30th में लोकसभा आचार समिति के संबंध में यहां पर पहला स्टेटमेंट सही है, सेकेंड स्टेटमेंट यहां पे गलत है, तीसरा स्टेटमेंट यहां सही है। तो 1 एंड 3 यहां पे सही है, मतलब सी ऑप्शन यहां पे सही है। तो एक तो ये हो गया। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 31st क्वेश्चन है। 31st क्वेश्चन में यहां पर सही आंसर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 32nd क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में लिखा हुआ है। पहला है, इसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देसी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय परिसंघ की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो बेसिकली देखा जाए तो यहां पे ये प्रोविजन जो लिखा हुआ है
32nd क्वेश्चन का जो पहला स्टेटमेंट सही है, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन बेस्ड ऑन द यूनियन ऑफ द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट। प्रोविजन जरूर था लेकिन मूर्त रूप में नहीं आ पाया था, ये भी आपको पता होना चाहिए, तो प्रोविजन जरूर था। सेकेंड स्टेटमेंट है डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स वेयर केप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ द फेडरल रजिस्ट्रेशन। ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, बिकॉज ये चीज़ें जो हैं डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स के जो मैटर हैं ये किसको दिया गया था, ये चीज़ें दिया गया था किसको, दैट वाज ऑलरेडी विद द, दैट वाज बेसिकली, देखिए यहाँ पर एक चीज़ है जो आपको समझना है, ये बेसिकली पहले ये किसके पास में थे, पहले वाइसराय के पास में थे, लेकिन हम लोगों ने चूंकि डायरकी इंट्रोड्यूस की थी, है ना, 1935 एक्ट में हम लोगों ने डायरकी जो है कहाँ इंट्रोड्यूस की थी, केंद्र में। हालांकि वो भी मूर्त रूप में नहीं आ पाया, लेकिन डायरकी हमने इंट्रोड्यूस की थी, तो यहां पे इसके चलते ये जो मैटर है ये फेडरल लेजिस्लेचर को दिया गया था, तो ये स्टेटमेंट भी यहां पे सही है। तो पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट यहां पे सही है, तो 32वें का यहां पे क्या होगा, सी, बोथ। ओके, यहां पे सॉरी डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स जो है दैट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ, डायरकी इंट्रोड्यूस करने की बात की थी, लेकिन डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स को किसके साथ रखा गया था, दैट वाज विद द वाइसराय इटसेल्फ, है ना। यहां पे बाय मिस्टेक मैंने कह दिया, डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स के मैटर जो थे वो वाइसराय के साथ में थे, किसके साथ थे, वाइसराय के साथ में। तो यहां पे सेकंड स्टेटमेंट यहां पे गलत है, तो यहां पे केवल पहला स्टेटमेंट सही है, मतलब ए ऑप्शन इज राइट ओनली, है ना। चलिए, और मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो था 1919 का एक्ट, उसके द्वारा प्रांतों में डायरेक्ट इंट्रोड्यूस की गई थी, ठीक है। चलिए 33rd क्वेश्चन में चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वर्क अट्रीब्यूटेड टू प्ले राइट भास। ऑलराइट, तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है दैट इज बेसिकली सी। हिंदी वाला भी देख लेते हैं जल्दी से। ओके, हिंदी वाले क्वेश्चंस में थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे 32वें में पहला स्टेटमेंट सही है, सेकेंड यहाँ पे गलत है, तो यहाँ पे केवल 1 यहाँ पे सही है। और 33rd क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी नाटककार भास की रचना है, तो यहाँ पे भास की जो रचना है वो कौन सी है, यह है मध्यम व्यायोग, ठीक है, दैट इज सी ऑप्शन इज राइट ओवर हियर। 33rd का सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठीक है। 34th में चलते हैं, 34th क्वेश्चन है यहाँ पे संघभूति, एक भारतीय बौद्ध भिक्षु है संघभूति, इनकी बात करें जिन्होंने 4वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में चीन की यात्रा की है, निम्नलिखित में से किस पर भाष्य के लेखक थे, है ना। अब देखिए यहाँ पे इसका सही ऑप्शन भी सी ही है, तो 34th का सही ऑप्शन भी यहाँ पे क्या है, सी है, मतलब सर्वास्तिवाद विनय के लेखक थे, है ना, संघभूति। 35th क्वेश्चन में चलते हैं, यूनेस्को द्वारा जारी विश्व धरोहर सूची में शामिल की गई निम्नलिखित संपत्तियों पर विचार कीजिए। तो यहां पे लिखा है उपयुक्त में से कितनी संपत्तियों को वर्ष 2023 में शामिल किया, 2023 में शामिल करने की बात की जा रही है, और इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर केवल 2 है, मतलब रानी की वाव को शामिल किया गया था। तो इसको आप विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे, दिस इज क्वाइट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। देखिए इसमें करेक्शन है, इसमें हालांकि ऑप्शन तो इसमें सही हमने टिक किया है, लेकिन यहाँ पे रानी की वाव नहीं है, बल्कि यूनेस्को की ऑफिशियल साइट में यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 के बारे में लिखा हुआ है। एक तो है सीक्रेट इंसेम्बल्स ऑफ होयसाला, तो यहाँ पे कौन सा है, होयसाल के पवित्र मंदिर समूह, एक तो ये 2023 में एड किया गया था, और एक यहाँ पे लिखा हुआ है द सेकेंड वन इज शांति निकेतन, 2023 में एड किया गया है। तो यहाँ पे शांति निकेतन, ये 2, पहला और तीसरा, ये 2 बस केवल यहाँ पे शामिल किए गए हैं, मतलब केवल 2, अच्छा यहाँ पे केवल 2 शामिल किए हैं, शांति निकेतन और होयसाल के पवित्र मंदिर समूह। तो यहाँ पे 35वें का यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक है। चलिए 36 में चलते हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद निम्नलिखित में से किन के द्वारा संविधान के किसी उपबंध में संशोधन कर सकेगी। अब देखो यहाँ पे इसका मैं इंग्लिश वर्जन भी आपको दिखा देता हूँ, जिससे टर्मिनोलॉजीज में आपको दिक्कत ना हो। ओके, कौन कौन चीजें कर सकती है, पहला है परिवर्धन, परिवर्धन मतलब है एडिशन, सेकेंड है आपका परिवर्तन, परिवर्तन मीन्स वेरिएशन, और तीसरा है निरसन मतलब रिपील। अब देखो यहाँ पे तीनों काम बेसिकली एज सच पार्लियामेंट के अधिकार क्षेत्र में आता है कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत कर सकती है, बस बेसिक स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं होना चाहिए। और बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें, केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये डायरेक्शन दिए गए थे, तो यहां पर देखा है तो यहां पे तीनों ऑप्शन यहां पे हैं 1, 2 एंड 3, तो तीनों किया जा सकता है, तो 1, 2 एंड 3 ऑप्शन इज राइट।
37 क्वेश्चन में चलते हैं। लेट्स गो टू 37 क्वेश्चन। देश दिए हुए हैं, इनमें विचार करना है। तो लिखा है उपरोक्त में से किन देशों का उल्लेख प्रायः मीडिया में उनकी निम्न जन्म दर अथवा वृद्धोन्मुख जनसंख्या अथवा ह्रासमान जनसंख्या के लिए किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे इसको इंग्लिश वर्जन भी देखते हैं थोड़ा सा एक बार। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। विच ऑफ द अबव कंट्रीज आर फ्रिक्वेंटली मेंशन्ड इन द मीडिया फॉर देयर लो बर्थ रेट और एजिंग पॉपुलेशन और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। अब देखो ये समस्याएं कहाँ हो सकती हैं। तो पहली बात तो यह है कि जितनी भी ये प्रॉब्लम है, निम्न जन्म दर, वृद्धोन्मुख जनसंख्या या ह्रासमान जनसंख्या, ये तीनों ही डेवलप्ड कंट्रीज का गुण है। तो नाइजीरिया तो इसमें कतई नहीं हो सकता, बिकॉज नाइजीरिया एज ऑफ नो अफ्रीका की मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। तो यहां पर तीन में से कोई फीचर मैच नहीं करते। दूसरा यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका भी यहाँ मैच नहीं करता। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वैसे भी तीसरा ऑप्शन यदि आप हटाओगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन तो वैसे ही हट जाते हैं, मतलब बी हट जाता है, डी हट जाता है, फिर यहाँ पे पहले और ए और सी में लगता है। तो यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका भी यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ सकता। तो यहाँ पे अब क्या बचता है, यहाँ बचता है केवल 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4। चूंकि दक्षिण अफ्रीका तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, चूंकि इटली भी है, जापान भी है, दक्षिण कोरिया। अब देखो यहाँ पे यदि हम समझने का प्रयास करें तो कहाँ पे क्या चीज़ें हैं। जैसे यदि हम बात करें स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट द इटली, देखो इटली जो है यूरोप की वन ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज में आती है। तो इटली का जो केस है यदि हम डिस्कस करें तो वहाँ पे देखा जाए तो वहाँ पे ह्रासमान जनसंख्या की बात मिलती है कि मतलब वहाँ पे पॉपुलेशन घट रही है ना। जापान की बात करें, जापान में एज ऑफ नो प्रेजेंट टाइम में जापान में निम्न जन्म दर देखी जाती है। दक्षिण कोरिया की बात करें, यहाँ पे वृद्धोन्मुख जनसंख्या देखी जाती है। तो यहाँ पे सारे फीचर इन डेवलप्ड कंट्रीज के हैं। तो बाय डिफॉल्ट आप आंख बंद करके इन तीनों कंट्रीज के ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें तो इसका सही ऑप्शन होगा 1, 2 एंड 4। ए ऑप्शन इज राइट ओवर देयर। ठीक है, आगे चलते हैं 38 क्वेश्चन में। संसद में धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट दिया अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है। अनुच्छेद 109, यदि आप अनुच्छेद 109 देखेंगे, हालांकि अधिकांश लोग 110 के बारे में जानते हैं, लेकिन 109 में धन विधेयक के बारे में लिखा हो, 110 में परिभाषित किया, डिफाइन किया। तो यहां पे आपको समझना है कि ये स्टेटमेंट यहां पे देखा जाए तो ये पहला स्टेटमेंट सही है ना। अगला यहां बोला जा रहा है धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी बेसिकली यहां पे सही है। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट। तीसरा है राज्यसभा या तो विधेयक को अनुमोदन दे सकती है या परिवर्तन के लिए सुझाव दे सकती है, किंतु इसे अस्वीकार नहीं कर सकती। ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। और चौथे स्टेटमेंट की बात करें, राज्यसभा द्वारा धन विधेयक में सुझाए गए संशोधन को लोकसभा द्वारा स्वीकार करना होगा। तो ये इसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि धन विधेयक में राज्यसभा के पास इतनी शक्तियां नहीं होती हैं। तो 1, 2 एंड 3 इज राइट। तो यहाँ पे 38 क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा सी, 1, 2 एंड 3। ठीक है, क्वाइट इजी क्वेश्चन हम कह सकते हैं। 38 क्वेश्चन हो गया। 39 क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे भारतीय सशस्त्र सेना की तीनों सेवाओं के समकक्ष रैंक आपको दिखाया गया है। तो बल्कि इसको मैं आपको दिखाता हूँ, आई जस्ट वांट टू शो दिस टू यू। रैंक का जो कंपैरिजन है ये थोड़ा पता होना चाहिए आप लोगों को। हियर यू गो, लुक एट हियर। यहाँ पे पहला दिया ब्रिगेडियर, थल सेना का ब्रिगेडियर दिया हुआ है। तो थल सेना की बात करें तो आर्मी में यदि हम बात करें ब्रिगेडियर, ये ब्रिगेडियर की रैंक है। तो ब्रिगेडियर की इक्विवेलेंट रैंक में एयर कमोडोर होता है और अदर साइड कैप्टन। तो आइए देखते हैं, एयर कमोडोर कमांडर, ये बिल्कुल सही है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। सेकेंड की बात करें तो सेकेंड में दिया है मेजर जनरल। अब इसमें देखिए मेजर जनरल का जो रैंक है, जनरल, तो एक तरफ है एयर चीफ मार्शल, एक तरफ है एडमिरल। एयर वाइस मार्शल लिखा है, वाइस एडमिरल, तो ये यहां पे ऑप्शन ये गलत है। तीसरा है मेजर, ये है मेजर की रैंक, स्क्वाड्रन लीडर और लेफ्टिनेंट कमांडर।
तो इसको कर्नल लीटर है, लेफ्टिनेंट कमांडर है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा है यहाँ पे लेफ्टिनेंट कर्नल। लेफ्टिनेंट कर्नल की बात करें तो एक तरफ विंग कमांडर है, एक तरफ कमांडर है, तो ये भी ऑप्शन भी यहाँ पे गलत है। तो केवल 1 एंड 3 इज राइट, तो 1 एंड 3 ऑप्शन इज राइट, अन्य इसमें गलत है। इक्विवेलेंट रैंक जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको फ्यूचर के लिए भी आप ध्यान रखिएगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछने की संभावना है। अगला है पूर्वोत्तर परिषद। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की स्थापना पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 द्वारा की गई। ओके, वर्ष 2002 में एनईसी अधिनियम में संशोधन के बाद परिषद में निम्नलिखित में से किन किन सदस्यों को शामिल किया गया है। देखिए, आपको समझना है, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल जो है, इस काउंसिल के एक्स ऑफिसो चेयरमैन के रूप में गृह मंत्री होते हैं, मतलब होम मिनिस्टर नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, मतलब पदेन सभापति होते हैं। तो एक तो ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। नौ, यहाँ पे सदस्यों को शामिल करने की बात की है संगठक राज्यों का राज्यपाल, तो जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनके राज्यपाल ये इसमें शामिल होते हैं। तो 40th का, सॉरी, ये जो स्टेटमेंट है पहला वाला, ये इसमें दिखाया तो सही है, दिस इज राइट वन ओवर हियर। सेकेंड है संगठक राज्यों के मुख्यमंत्री, ये भी इसमें सही है, ठीक है। तीसरा, इसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट 3 सदस्य, तो यहाँ पे 3 नॉमिनेट भी किए आते हैं भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है, दिस इज ऑल्सो राइट ओवर हियर। अब इसमें लास्ट है भारत के गृह मंत्री। अब देखो, यहाँ भारतीय गृह मंत्री जो है पदेन सदस्य नहीं बल्कि पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो अब इसमें देखिए तो किन किन सदस्यों को शामिल किया गया है, तो ही इज नॉट बेसिकली मेंबर, ही इज बेसिकली प्रेजाइडिंग ऑफिसर। तो यहाँ पे अब यूपीएससी बेसिकली इसमें क्या मानती है, यदि सदस्य मानती है तो यहाँ पे 1, 2 एंड 3 सही होगा। यदि मानती है कि नहीं, गृह मंत्री को भी सदस्य के रूप में काउंट किया जाएगा, तो इस कंडीशन में 4 हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे ये सारे उस बॉडी के पार्ट होते हैं कहीं ना कहीं। तो उस ऑप्शन में अब देखते हैं यूपीएससी क्या चूज करती है, लेकिन इसमें ए ऑप्शन मेरे हिसाब से होना चाहिए, बिकॉज गृह मंत्री जो है वो प्रिजाइडिंग के रूप में काम करते हैं। चलिए आगे चलते हैं, 41st क्वेश्चन में चलते हैं। स्टेटमेंट दिए हैं, 2 स्टेटमेंट हैं। पहला स्टेटमेंट है, यदि संयुक्त राज्य अमेरिका अपने ऋण पर चूक करता है, यदि संयुक्त राज्य अमेरिका अपने ऋण पर चूक करता है, तो यूएस ट्रेजरी बांडों के धारक भुगतान प्राप्त करने के लिए अपने दावों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, ऑब्वियस बात है, सारे लोग अपने दावों का प्रयोग करेंगे, दिस इज बट ऑब्वियस थिंग। सेकेंड स्टेटमेंट है, यूएसए का ऋण कोई मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा समर्थित नहीं है, बल्कि केवल सरकार के विश्वास समर्थित है। अब यहां पे देखिए तो इस स्टेटमेंट को सही माना जा रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं विश्वास पे ही बेस्ड होता है, तो सेकेंड स्टेटमेंट इज राइट ओवर हियर। तो यहां पे इसका सही ऑप्शन होना चाहिए, दिस इज द सेकेंड स्टेटमेंट इज ट्रू ओवर देयर। फर्स्ट स्टेटमेंट को यहां पे करेक्ट नहीं मान सकते, बिकॉज दावों का प्रयोग तो लोग करेंगे, बड़ा ऑब्वियस सी बात है। 42nd क्वेश्चन में चलते हैं। सामूहिक उधार बहु उधारदाताओं के मध्य उधारकर्ता के चूक का जोखिम बढ़ाता है ना। इंग्लिश मीडियम में भी ले लेते हैं हम लोग। सिंडिकेटेड लैंडिंग स्प्रेड्स द रिस्क ऑफ बोरोवर डिफॉल्ट अक्रॉस मल्टीपल लैंडर्स। देखो यहां पे सामूहिक उधार यदि आप देते हो, कई लोगों को उधार देते हो, तो बड़ा ऑब्वियस सी बात है कुछ लोग तो डिफॉल्ट होंगे, पॉसिबिलिटी है, तो ये ऑप्शन इसमें सही हो सकता है। सेकंड है, सामूहिक ऋण एक नियत राशि, एक मुश्त निधि हो सकती है, किंतु ऋण व्यवस्था क्रेडिट लाइन नहीं हो सकती है। तो ये स्टेटमेंट यदि यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, सेकंड स्टेटमेंट इसमें सही नहीं माना जाएगा, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज राइट ओवर देयर। चलते हैं 43rd क्वेश्चन में। ओके, डिजिटल करेंसी के बारे में पूछा जा रहा है। डिजिटल रुपए के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनी मौद्रिक नीति के अनुरूप जारी की गई राष्ट्रिक मुद्रा है। तो यहां पे ये स्टेटमेंट बेसिकली देखा जाए तो दिस मस्ट बी राइट, है ना। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। सेकेंड है, ये आरबीआई के तुलन पत्र मतलब बैलेंस शीट पर देयता के रूप में दिखाया जाता है, तो ऑब्वियस बात है बैलेंस शीट है, बिकॉज दिस इज लायबिलिटी। यदि हम देखें 43rd क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन क्या है, तो लिखा भी इट अपीयर्स एज ए लायबिलिटी ऑन द आरबीआईज बैलेंस शीट। बिल्कुल सही बात है, बिकॉज आप डिजिटल रुपए जारी कर रहे हो। तो तीसरा ऑप्शन है, ये अपने डिजाइन से मुद्रास्फीति के विरुद्ध बीमाकृत है।
ये यहां पे दिस इज नॉट पॉसिबल, तो यहां पे ये ऑप्शन यहां पे गलत माना जाएगा। इट इज इंश्योर्ड अगेंस्ट इन्फ्लेशन बाय इट्स वेरी डिजाइन। ऑब्वियस होती है इन्फ्लेशन का इससे कोई मतलब नहीं है। इन्फ्लेशन जितना प्रोडक्शन होता जाएगा इन्फ्लेशन वैसे बढ़ सकता है, बड़ा ऑब्वियस सी बात है, वो तो बढ़ेगा ही। चौथा है यहाँ पे यह है वाणिज्यिक बैंक मुद्रा और नकदी के लिए स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो 1, 2 एंड 4 इज राइट। बाकी तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत होगा। ऐसा तो हम कह ही नहीं सकते कि वो मुद्रा इन्फ्लेशन से प्रभावित नहीं होगी। 44th क्वेश्चन की बात करें, प्राचीन भारत के संदर्भ में गौतम बुद्ध को सामान्यतः निम्नलिखित में से किन उपनामों से जाना था? गौतम बुद्ध के बारे में स्टेटमेंट कह सकते हैं ये, इसमें साकमुन की बात करें, साकमुन तो बोलते ही है, तथागत बोलते थे, लेकिन नायपुत्त नहीं है। नायपुत्त ये जैनिज्म संबंधित है ना। चलिए आगे चलते हैं 45th क्वेश्चन में। सूचनाएं दी हुई हैं, इन पे विचार करना है। पुरातात्विक स्थल, राज्य और विवरण दिया हुआ है, तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको बेसिकली इसमें बताना है। तो पहला है चंद्रकेतुगढ़। चंद्रकेतुगढ़ की बात करें उड़ीसा में है, तो ये स्टेटमेंट यहां पे सही है, तो दिस इज राइट ओवर देयर, तो ये दैट्स फाइन। दूसरा यहां पे दिया हुआ है, दैट इज बेसिकली जस्ट 1 सेकेंड, होल्ड ऑन। चंद्रकेतुगढ़ बेसिकली उड़ीसा में नहीं बल्कि वेस्ट बंगाल में है, तो प्लीज करेक्ट दिस आउट। ये है वेस्ट बंगाल में। इनाम गांव की बात करें तो इनाम गांव जो है ये है आपका महाराष्ट्र में। मंगडू की बात करें केरला में है। बाकी दूसरा और तीसरा इसमें सही है, बट पहला गलत है इसमें, तो पहला इसमें गलत है, दूसरा और तीसरा सही है। मंगडू केरला में है, तो ये यहां पे बी ऑप्शन इसमें सही होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, 46 क्वेश्चन में चलते हैं। मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित शासकों में से किसने पुर्तगालियों को भटकल में एक किला बनाने की अनुमति दी? भटकल में पुर्तगालियों को, तो किसने दिया? ये दिया कृष्णदेवराय ने। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले ही पूछा गया है। 47th क्वेश्चन है आपके सामने। कार्नवालिस द्वारा राजस्व संग्रहण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब कार्नवालिस क्या है? परमानेंट सेटलमेंट, मतलब जमींदारी सिस्टम, बंगाल, बिहार, बनारस, उड़ीसा वाली। तो यहां पे राज संग्रहण के रैयतवाड़ी बंदोबस्त के अधीन किसानों को फसल खराब होने या प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राजस्व भुगतान से छूट दी गई। तो पहली बात, रैयतवाड़ी का तो यहां कोई मतलब नहीं है, तो ये स्टेटमेंट यहां पे गलत है, और वैसे भी छूट तो देते नहीं थे कभी वो। सेकेंड है, बंगाल स्थायी बंदोबस्त के अधीन यदि जमींदार नियत तिथि पर या उससे पहले राजस्व का भुगतान करने में विफल रहता है तो उसे उसकी जमींदारी से हटा दिया जाता है। ये स्टेटमेंट भी सही है, तो यहाँ पे सेकंड सही है, बट पहला इसमें गलत है, तो 47th का बी ऑप्शन इसमें सही होगा। 48th में चलते हैं। 48th निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपनिषदों में कोई नीति कथा पैरेबल नहीं है, तो उपनिषदों में बेसिकली नीति कथाएं होती हैं, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। उपनिषद बेसिकली हम कह सकते हैं 6th सेंचुरी AD के टाइम में लिखी गई, 6th सेंचुरी BC के टाइम में, 6th सेंचुरी BC के टाइम में उपनिषद लिखे गए, तो इसको आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। उपनिषदों की रचना पुराणों से पहले हुई, बिल्कुल सी बात है, पुराणों की रचना बहुत बाद में हुई है, इसलिए पुराणों के बारे में कहा भी जाता है कि पुराणों में बहुत सारी जो है चीज़ें मिस्टेक्स भी उसको बोलते हैं, लेकिन उपनिषद जो हैं वो काफ़ी जेन्युइन बोले जाते हैं, उसमें नीति कथाएं लिखी हुई हैं। तो इसमें पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं, तो 48 का बेसिकली कौन सा सही होगा? 48 का सी ऑप्शन सही होगा, मतलब बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। एक मिनट, जस्ट 1 सेकेंड। इसमें लिखा है कोई नीति कथा पैरेबल नहीं है, बेसिकली पैरेबल हैं, तो यहां पे पहला स्टेटमेंट गलत है, सेकंड स्टेटमेंट इसमें सही है, तो यहां पे इसका होगा बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए 49th क्वेश्चन में चलते हैं। भारत इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल का सदस्य है। देखिए इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल की बात करें तो एज ऑफ नाउ इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल में कितने मेंबर हैं? देयर आर 30 मेंबर्स। कितने हैं? 30 मेंबर हैं, और भारत उसका एक मेंबर भी है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल की जो स्थापना है वो 1995 में हुई है और भारत उसका मेंबर है।
सेकेंड स्टेटमेंट है चावल और गेहूं के निर्यात या आयात के लिए किसी देश को इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल का सदस्य होना आवश्यक है। ऐसा बिल्कुल जरूरत नहीं है, वहां पर वो रिकमेंडेशन देता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, सेकेंड स्टेटमेंट यहां पे करेक्ट नहीं है। 50th क्वेश्चन में चलते हैं। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम समावेश था? अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में तो इसमें कौन सा है? यह है आपका गरबा नृत्य। ऑलराइट, तो गरबा नृत्य इसका सही आंसर होगा। तो 50th का सही आंसर होगा सी। ऑलराइट, तो ये 50 क्वेश्चन। बाकी के जो 50 क्वेश्चन अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे, बिकॉज टाइम थोड़ी बढ़ गया है, लगभग 1 घंटे हो गए हैं। तो डिस्कशन को वहीं से वाइंड अप करते हैं। अगले जो क्वेश्चन हैं वो अगले पार्ट में डिस्कस किए जाएंगे। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर। उसकी लिंक बल्कि नीचे लिंक में मैं शेयर कर दूंगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।